तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, स्वागत है आपका अरिविहान पर, अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारी जानकारियां। तो भैया इसी क्रम में आ चुके हैं आपके अंशु भैया आपके समक्ष, क्या लेकर के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कक्षा 12वीं हिंदी की रणनीति लेकर के। कक्षा 12वीं में हिंदी का जो पेपर आपको देना है उसकी रणनीति लेकर के, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो प्यारे एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको सिर्फ इतना पता है कि पीसीएम क्या होता है, पीसीबी क्या होता है। अब पीसीएम और पीसीबी को साल भर पढ़ने के बाद अब उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई है कि अंशु भैया आखिर हिंदी और इंग्लिश कैसे पढ़े। तो भैया इसी डर को समाप्त करने के लिए आपके अंशु भैया आपके लिए लेकर के आए हैं कि हिंदी में क्या रणनीति अपनाएं इन बचे हुए दिनों में, कि इन बचे ही हुए दिनों में हम 90 मार्क ला ले हमारे हिंदी के पेपर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय गवाए हम देख लेते हैं वो रणनीति। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस चीज की कि हमें अपने मार्क्स कहां कहां से मिलने वाले हैं और कितने कितने मिलने वाले हैं। तो भैया हमारा जो एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट मिला हुआ है उसके हिसाब से हमारी आरोह पुस्तक से हमें 34 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे? 34 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आती है वितान और अभिव्यक्ति, यहां से हमें 7-7 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद व्याकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिससे हमें 21 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 2 खंडों से आता है। पहला होगा भाषा बोध, दूसरा होगा काव्य बोध। ठीक है, गद्य और पद्य वाला भाग है। उसके बाद निबंध एवं पत्र लेखन और अपठित बोध है। यहां पर आपको 8 और 3 क्रमशः मार्क मिल जाएंगे। तो भैया इतनी सारी चीजें हमें कंप्लीट करनी है इन्हीं बचे हुए कुछ 2, ढाई, 3 महीनों में। ठीक है, 80 मार्क का 80 अंक का पेपर आएगा। अब मां साहब 20 अंक कहां से मिलेंगे? तो 20 अंक मिलेंगे अपने गुरुजी के, अपने जो शिक्षक है स्कूल के, उनके बढ़िया पैर पड़ते रहने में। देखो सही फॉर्मूला बता रहा हूं, फालतू की बात नहीं करूंगा, जो रियलिटी है वो बताऊंगा। अपने शिक्षकों से व्यवहार अच्छा रखना, स्कूल वालों से, मार्क बहुत अच्छे मिल जाएंगे, नहीं कटेंगे। ठीक है, चलो आओ अब बात करते हैं कि इन बचे हुए दिनों को क्या करें और कैसे बांटे कि हमें क्या मिल जाए, पूरे पूरे 90 प्लस मार्क मिल जाए अपने हिंदी में। तो अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आज तारीख हो चुकी है 14 अक्टूबर, क्या हो गई भैया? 14 अक्टूबर। ठीक है, से हम बात कहां तक की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर तक की। क्योंकि देखो फरवरी में पेपर है, 1 महीना आपको रखना पड़ेगा अपने पास बफर में जनवरी का, जिसमें आप अपने मेन विषयों को भी देखेंगे, क्योंकि 5-5 विषय के जो है आपको परीक्षाएं देनी है, केवल एक विषय की परीक्षा नहीं देनी है। तो 1 महीना रहेगा जनवरी, जिसमें आप बफर रखेंगे, जहां पर आप सारे विषयों की एक बार फिर से पढ़ाई करेंगे। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि 14 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ऐसा क्या कर लेंगे इन 79 दिनों में। कितने दिनों में? 79 दिनों में। देखो 14 अक्टूबर, आधा महीना गुजर गया, बचे हुए हैं यहाँ पे 31 अक्टूबर तक 18 दिन। फिर नवंबर आएगा 30 दिनों का, और दिसंबर आएगा 31 दिनों का। 30 दूनी 60, 18 कितने हो गए आपके? 78, और 31वां दिन जो था वो 79। बात समझ में आ गई? इन 79 दिनों में यानी 80 दिनों में ऐसा क्या कर लेंगे कि 90 मार्क ले आएंगे? तो भैया एक फॉर्मूला, केवल एक फॉर्मूला, जिसको कहा जाता है RRR। क्या होता है ये RRR? समझो, पहला होगा रीड, फिर होगा रिपीट, और फिर होगा रिवीजन। यानी केवल इन 80 दिनों में, इन 79 दिनों में हम 3 बार अपनी पढ़ाई कर लेंगे इस हिंदी की, जिससे पक्के हो जाएंगे हमारे 90 मार्क। कितने हो जाएंगे पक्के? 90 मार्क।
अब ये बातें तो बहुत कहानी भरी लग रही होगी, परियों की कहानी लग रही होगी कि अंशु भैया साल भर पढ़ नहीं पाया, साल भर मैं कुछ नहीं कर पाया, अब इन 80 दिनों में क्या कर लूंगा। तो मेरे भाई, मैं वो फॉर्मूला, मैं वो खाका आपके लिए तैयार लेकर के आया हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया आखिर कहां, कब और कितना पढ़ना है। पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, यहां पर और कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि साल भर बर्बाद कर चुके हैं, अब बचे हुए दिनों को आबाद करना है ताकि अपना रिजल्ट आबाद हो जाए। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं कि क्या हो सकती है हमारी रणनीति, क्या होनी चाहिए हमारी रणनीति और कैसी होगी हमारी रणनीति, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा एक बोझ है, एक हमारे ऊपर बर्डन है, वो है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, गद्य खंड की भी और पद्य खंड की भी। आरोह पुस्तक में 19 अध्याय दिए हुए हैं। इन 19 अध्यायों के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पढ़नी है, क्योंकि भैया एमपी बोर्ड कहां से कौन सा गद्य और कौन सा पद्य आपको दे देगा, आपको नहीं पता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तीन चीजें आपकी यहां से बनने वाली है। अगर आप क्या करेंगे, इन 19 अध्यायों के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे, तो आपके पास तीन चीजें मिल जाएगी आपको फ्री में। पहले होंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, यहीं से बनते हैं, इन्हीं के अंदर से बनेंगे ना प्रश्नोत्तर। जब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पढ़ लिए तो प्रश्नोत्तर बहुत आसान हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आएगा कवि परिचय। भाई साहब, जब आप एक बार इस किसी पाठ को, किसी कविता को पढ़ोगे तो साथ में उसके कवि के विषय में भी पढ़ना है। तो प्रश्नोत्तर और कवि परिचय जो है, इन संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या से बन जाएंगे। साथ ही साथ जितने एक मार्कर हमारी इस किताब से आते हैं वो भी बन जाएंगे, क्योंकि एक एक चीज आपने पढ़ रखी है। 19 अध्याय है, क्या करना पड़ेगा, अपने दिन के 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। निकाल लिए वहां साहब, चलो ठीक है। अगर 2 घंटे निकाल लिए हैं, इन 10 दिनों में लगभग लगभग मान लो 19 को 20 कर लो, 10 दिन में दो 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 हर दिन अगर अध्याय पढ़ते हो तो 10 दिनों में आपके अध्याय खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज का कैलकुलेशन बताऊंगा। इन 10 दिनों में आप क्या क्या कंप्लीट कर लोगे, आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कंप्लीट कर चुके होंगे, आप प्रश्नोत्तर, कवि परिचय और 1 मार्क वाले प्रश्न देख चुके होंगे जो इनमें से पूछे जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सर इन 10 दिनों में हम कैसे इतना सब कुछ याद कर लेंगे, तो याद नहीं करना है, एक बार रीडिंग करनी है। क्या करनी है, एक बार रीडिंग। अभी देखो, अभी आपको शुरुआत में मैंने बताया कि एक आर का फॉर्मूला करना है। ये एक आर यानी क्या है, रीड। रीड यानी हिंदी में पढ़ना। एक बार केवल पढ़ लो और पढ़ के निकल जाओ। क्या कर लो, बस तन मन धन लगा करके पढ़ लो, पढ़ के निकल जाओ। अब कहां से पढ़ेंगे सर, तो देखो अरिविहान ने भी दे रखा है आपको लेक्चर्स, और नहीं भी अगर आपको लेक्चर देखने का मन है तो एक काम करो, सबसे ज्यादा विश्वास करते हो परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध पे, उसमें से पढ़ लो। नहीं हो पा रहा है वहां से विश्वास, आपकी स्कूल में आपके टीचर ने लिखाया होगा वहां से पढ़ लो, और कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन इन 10 दिनों में 19 अध्याय के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पढ़ लेना। सिर्फ पढ़ने बोल रहा हूं, कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना है। दूसरी चीज, कवि परिचय और लेखक परिचय अगर आपने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो अलग से 4 दिन दे रहा हूं। 8 इंपॉर्टेंट कवि परिचय और लेखक परिचय दूंगा, 4 कवि परिचय, 4 लेखक परिचय। अब मैं नहीं भी दूं तो आपको निकालने की ट्रिक बता दे रहा हूं। परीक्षा अध्ययन खोलना या परीक्षा बोध खोल लेना, उसमें कहां चले जाना, उसमें कवि परिचय, लेखक परिचय वाले सेक्शन में चले जाना, और उन 4 कवियों के नाम, उन 4 लेखकों के नाम देख लेना जिनके आगे सबसे ज्यादा वर्ष लिखे हुए। बात समाप्त। खुद से इंपॉर्टेंट निकाल लो, उन
कवि और उन लेखकों के नाम लिख लो, उन 4 कवि और उन लेखकों के नाम लिख लो जिसके सामने सबसे ज्यादा ईयर लिखे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा एमपी बोर्ड कवि परिचय और लेखक परिचय में बार बार क्या करता है, पुनरुक्ति करते रहता है। बार बार वही वही आते रहेंगे। 4 उठा लो, चारों को कंठस्थ कर लेना। इन 4 दिनों में आप क्या कर लोगे, 2 कवि परिचय, या ऐसा कर लो 1 लेखक और 1 कवि परिचय ले लो, उन दोनों को निपटा लो। 4 दिन में 8 खत्म हो जाएंगे, बात समाप्त हो जाती है। फिर बात करेंगे गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास की। ये गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास काफी आपको रोला रोला देने वाला है। क्यों? क्योंकि गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास में ऐसी ऐसी जानकारियां है और आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन में केवल पढ़ लो, 2 दिन गद्य का इतिहास पढ़ लो, 2 दिन पद्य का इतिहास पढ़ लो, 4 दिन में केवल पढ़ लो, एक बार रीडिंग कर लो, ठीक है। फिर आता है वितान और अभिव्यक्ति। वितान में है 3 अध्याय, अभिव्यक्ति में लगभग लगभग अगर मैं बोल दूं सारे टॉपिक्स मिला करके तो 5 अध्याय बनते होंगे। 5 अध्याय बनेंगे ना, तो टोटल 8 अध्याय है। 8 अध्यायों को 3 दिन पढ़ना है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर प्रश्न और उत्तर देखने हैं। क्या देखना है? प्रश्न उत्तर देखना है। यहाँ पर कोई कवि परिचय नहीं है, यहाँ कोई लेखक परिचय नहीं है, यहाँ पर कोई भी अलग तरीके का गणित नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न देखना है, उत्तर पढ़ना। प्रश्न देख लो, उत्तर पढ़ लो, पढ़ लो, केवल पढ़ लो, याद मत करो अभी, ठीक है। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण, भाषा बोध और काव्य बोध का 5 दिन दे रहा हूं, 5 दिन में पढ़ लेना, सिर्फ पढ़। भाषा बोध, काव्य बोध का व्याकरण पढ़ लो 5 दिन में। उसके बाद आता है निबंध और पत्र लेखन। 4 निबंध, 4 पत्र लेखन, ये इंपॉर्टेंट निकाल लो। जैसे यहां से निकाले थे लेखक परिचय और कवि परिचय। और चिंता मत करो, अगर आप YouTube पे जाओगे पिछले साल की वीडियोस देख लोगे, इस साल की त्रैमासिक और की वीडियो देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर अरिविहान ने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया है, उन वीडियो से भी आप हेल्प ले सकते हो। और एग्जाम आने पर मैं पुनः आऊंगा आपके सामने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट के भरोसे नहीं करना है, अभी हमें अपना सिलेबस निपटाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि निबंध और पत्र लेखन 4 देख लो, 5 दिन में पढ़ लो, इतनी चीज कर सकते हो। फिर बात आती है अपठित बोध की। अब ये आप ये सोचोगे कि सर अपठित बोध तो जो है अंधा कुआं है, यहां तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई इस चीज को याद रखो कि अपठित बोध जो है उसमें आपको चीजें सीखनी है, आपको याद नहीं करना, आपको रटना नहीं है। उसके क्वेश्चन आंसर कैसे निकलेंगे, आपको सिर्फ ये टेक्निक देखनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लो, किसी भी जगह से 2 दिन में पढ़ लो। पढ़ना कैसे है, सिर्फ टेक्निक समझना है कि कहां से अपने प्रश्न उत्तर निकाले जाते हैं, कैसे उसका मेन शीर्षक लिखा जाता है, क्या क्या प्रश्नों को हल करना होता है, बस इतना कर सकते हो। इतने दिन आपके खत्म हो जाएंगे, किसमें? 33 दिन खत्म हो जाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि सर जो पठित गद्यांश और पद्यांश आता है वो क्या करेंगे? तो मेरे भाई ये संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या जो आपने पढ़ी थी ना, उसी से आप पठित गद्यांश भी बहुत आसानी से कर सकते हो और पठित पद्यांश भी बहुत आसानी से कर सकते हो, जो आपको 3 से 4 मार्क दिलवाएंगे। तो आप ये सोचो कि ये 10 दिनों में आप क्या क्या कर लोगे, उसके बाद इन कंप्लीट 33 दिनों में आप क्या क्या कर लोगे। और सिर्फ पढ़ने बोल रहा हूं, अभी कोई दिमाग मत लगाना, कोई ज्यादा जोर मत लगाना अपने दिमाग में, सिर्फ एक एक बार पढ़ लेना। पढ़ लिया, चलो। अब हमारे पास 79 दिन थे। 79 दिनों में, इन 79 दिनों में से हमने 33 खर्च कर दिए एक बार पढ़ने में। बचने कितने चाहिए भैया? बचने चाहिए 46 दिन। कितने बचने चाहिए? यहां पर 46 दिन बचने चाहिए, ठीक है। अब इन 46 दिनों को 23 के 2 जोड़ों में निकाल लेते हैं भैया। ये एक 23 और ये एक 23, ठीक है, ये निकल गए। तो अब इन 23 दिनों में क्या करेंगे? तो इन 23 दिनों में दूसरी रिवीजन होगी, जिसका नाम हमने क्या बोला था? रिपीट। क्या करना है? पहले 33 दिनों में एक बार आर का उपयोग कर चुके हैं, यानी रीडिंग कर ली। उसके बाद बचे हुए 46 में से एक आर करेंगे,
यानी कि दूसरी रिवीजन, यानी कि दूसरी रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर आएगा एक और आर, यानी कि अब करेंगे फाइनल रिवीजन बचे हुए 23 दिनों में। अब आप ये सोचो कि जो भारी पहाड़ जैसी चीज लग रही थी, जब हमने दिनों में इनको तोड़ लिया तो कितना आसान हो गया ना आसान। अब आप ये सोचोगे कि सर ये 10 दिनों में आपने ये सब पढ़ने लिए बोल दिया, इन 4 दिनों में ये सब पढ़ने बोल दिया, आपने ये पद्य और गद्य का 4 दिनों में पढ़ने बोल दिया। अगर मान लो कि हमें कंफ्यूजन होता है, कोई चीज याद नहीं होती है, तो क्या करेंगे? बफर रखा है, ये वाले जो 23 दिन रखे हुए हैं आपके पास, ये आपके पास में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के रखे हुए हैं। इन चीजों को रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप गुजर चुके हो इन 33 दिनों में एक बार पढ़ने से, फिर गुजर चुके हो आप दूसरी बार पढ़ने से, अब तीसरी बार जो है हलवा पूड़ी जैसे पढ़ना है आपको। क्यों? क्योंकि सब कुछ पढ़ के रख दिया है आपने। तो बचे हुए जो कठिन चीजें लग रही थी इन्हीं 23 दिनों में कर लेना, और क्या हो जाएगा आपका? यहां पर आपके 31 दिसंबर तक आपका क्या हो जाएगा? इन पूरी चीजों को आप पढ़ चुके होंगे। कितने बार? 3 बार। अब आप ये सोचो सर कि 3 बार जब आप पढ़ चुके हो, तो 3 बार पढ़ने के बाद आप 90 मार्क्स नहीं लाओगे क्या अपनी एग्जाम में? मैं तो 90 ही बोल रहा हूं ना। 80 आपको आपका पेपर देगा, 20 आपको आपके सर देंगे। इस 80 में से मेरे हिसाब से आप 70 तो ला सकते हो, मान लिए ना। इस 20 में से आप मान लो कि या तो कंप्लीट 20 मिल जाएंगे आपको, या तो थोड़े बहुत 5 एक कम मिल जाएंगे आपको। अगर आपने अपने गुरुजी से, अपने शिक्षक से, अपने आचार्य जी से बना रखी होगी तो बना लो। साल भर लड़ाई कर ली होगी, साल भर मनमुटाव होगा, साल भर आप हुटिंग करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जाम आने तक बना लो। क्योंकि गुरुजी के हाथों में ही वो 20 मार्क है जो कि आपकी नैया पार कर सकते हैं। ये 80 मार्क आपके हाथों में है, उसकी नैया पार करवाने की जिम्मेदारी मेरी। इस हिसाब से अगर आप चलते हो तो क्या करोगे आप? इस हिसाब से चलने के बाद में आपको उन 80 मार्क लेने से कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। चलो भैया, तो ये जब सारी बातें आप समझ चुके हो, तो अब समय आ जाता है कि इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो मैं इंतजार करूंगा आपके प्रश्नों का। मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। हमारे जितने भी मेंटर्स हैं आपको फोन करके वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे। अगर आप मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार लिख दीजिएगा कि अंकुश सर से मुझे बात करनी है। हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है वो आपसे मेरी बात करवा देंगे। तो दोस्तों चलिए, इसी सारी चीजों के साथ मैं अब मिलता हूं आपसे किसी अन्य वीडियो में, जहां पर इसी तरह की कोई बात करेंगे और इतने ही आसानी से अपने मार्क्स लेने की जो है सुविधा बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।